नमस्कार दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अहमद और आज डालते हैं एक नजर 22 जून की खबरों पर। जनपद में स्वास्थ्य विभाग की कोरोना काल की अब तक की सबसे बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसमें एक संदिग्ध कोरोना संक्रमित व्यक्ति को समुचित उपचार न मिलने पर मौत के मुंह में जाना पड़ा। अब स्वास्थ्य विभाग पूरे मामले में लीपापोती करने में जुट गया है और अपनी कमियों को छुपाए जाने के लिए सीएमओ द्वारा पूरे मामले में पर्दा डालने का कार्य किया जा रहा है। मृतक के परिजनों का सीधे सीधे आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही ने हमारे परिवार के एक सदस्य को छीन लिया है। जिलाधिकारी ने मामले में संज्ञान लेते हुए अपने स्तर से उच्च स्तरीय जांच कराए जाने की भी बात कही है। वैसे तो शामली जनपद में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कई बड़े मामले समय समय पर उजागर होते रहते हैं, चाहे वे गर्भवती महिला की ऑपरेशन के दौरान मौत हो या स्वास्थ्य सुविधा न मिलने पर गर्भवती महिलाओं का शौचालय में प्रसव होने की घटना हो, टीकाकरण के दौरान बच्चों के पैरों में अपंगता आ जाना, ये ही नहीं मरीजों के लिए भगवान कहे जाने वाले एमबीबीएस चिकित्सकों के बीच गाली गलौज में मारपीट होने की घटनाएं रोज चर्चाओं में रहती हैं। लेकिन कोरोना काल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकताओं में स्वास्थ्य विभाग की सबसे बड़ी जिम्मेदारी निर्धारित किए जाने के बावजूद शामली का स्वास्थ्य विभाग पैरों पर नहीं घुटनों पर रेंगता हुआ नजर आ रहा है। कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग उस समय सुर्खियों में आ गया था जब क्वारंटाइन किए गए कांधला क्षेत्र के गांव फतेहपुर निवासी एक फल व्यापारी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, जिस पर पर्दा डालते हुए स्वास्थ्य विभाग ने युवक को मानसिक तनाव के चलते आत्महत्या करार दिया था और अपना पिंड छुड़वा लिया था। हालांकि परिजनों ने साफ साफ स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के सामने इस बात की चर्चा की थी, लेकिन इस मामले को एक कान से सुनी और दूसरे कान से निकाल दिए जाने वाली बात कहावत चरितार्थ करते हुए आला अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब जनपद में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का सबसे बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते टैक्सी चालक को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। मृतक की पत्नी इंद्रेश का आरोप है कि पति टैक्सी लेकर हरियाणा के वल्लभगढ़ गए थे। वहां से वापस लौटने पर उन्हें गले से दुखन में शरीर में कमजोरी महसूस हो रही थी, तो गांव की आशा मोनिका से संपर्क कर कोरोना संक्रमण होने की संभावना व्यक्त की गई, जिसमें परिवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव बुटराड़ा पहुंची और संभावित संक्रमित मरीज को घर पर ही थर्मल स्कैनिंग की गई तो वायरल के साथ साथ 2 लक्षण सामने आए, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने टैक्सी चालक को सीएचसी शामली में बनाए गए क्वारंटाइन वार्ड में भर्ती करा दिया। पत्नी का कहना है कि पति के फोन से जानकारी की उसके कमरे में बंद कर रखा है और ताला बाहर से लगाया हुआ है, पानी तक नहीं दिया गया, जिससे उसका दम घुट रहा है। रात्रि में परिजनों ने सीएचसी में हंगामा किया, लेकिन चिकित्सक नहीं पहुंचे। सोमवार सवेरे हंगामा बढ़ने के बाद चिकित्सकों ने टैक्सी चालक को क्वारंटाइन वार्ड से बाहर निकाला और कुछ इंजेक्शन दिए जाने की बात की, लेकिन इससे पूर्व टैक्सी चालक के सीने में तेज दर्द होने से उसकी मौत हो गई। टैक्सी चालक की मौत से परिजनों में आक्रोश फैल गया और चिकित्सकों में भी अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। परिजनों ने जमकर हंगामा किया और सीएचसी का डॉक्टर संजय भटनागर पर भी अभद्रता करने का आरोप लगाया। हंगामा बढ़ता देखा तो सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई और हंगामा कर रहे परिजनों को किसी तरह समझा बुझाकर शांत किया। परिजनों ने मामले में जांच करते हुए लापरवाही बरतने वाले डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी जसजीत कौर ने उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर कार्रवाई करने का भी आश्वासन दिया है। ऐसा है, इन्हें कुछ दिक्कत सी थी, गांव में तो दवाई खाई थी, इनका आराम नहीं हुआ, तो फिर घर के भी हम कह लेंगे कभी कोरोना का ही हो, भाई बीमारी से सभी डर लगे, हमने कहा चेक करवा लो, तो गांव की आशा है, हमने उनके पास फोन करा तो उन्होंने कहा कोरोना रिपोर्ट होगी, आवेंगे जांच के लिए आए। तो परसों आए वो देखा लगा के पता नहीं हमें उसमें क्या आया क्या नहीं, कह लेंगे एम्बुलेंस आवेगी। हमने कहा एम्बुलेंस आओगी, ठीक है, कल एम्बुलेंस आई। एम्बुलेंस आने के बाद फिर भी ले गए, तो वे जो थी आशा वाशा अभी ये कह रही थी कि वहाँ से बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखे जा, खाना पीना अच्छी तरह रहे, मगर चलो भी ऐसा रहता होगा। फिर इनका फोन आया 2-2:30 बजे के करीब, कह लगा कहाँ बांट देते ना, यहाँ से आगे तो ताला लगा रखा, मेरे पास ना पानी है ना कुछ भी है। फिर मैंने एक वो जो पर्चा चिपका के गए हुए उसमें से हेल्पलाइन नंबर है, 1 का नंबर दिया है। फिर हमने उनके पास फोन करा, मैं कह रही कि कहाँ भेज दिए, कह रहे
हमने जी मैंने कह दिया फोन पानी लेकर आए, तो एक मेरे ये जेठ का लड़का था, फिर यू आ गया, क्या लगा मैं देखा रहा मासी, मैं देखा रहा स्थिति क्या है, ये आ गया। हमने वीडियो कॉलिंग करी, सच में कुछ नहीं था कमरे में, सिर्फ खाली तड़प रहे थे। मैं कह लगी कोई डॉक्टर, मैं कह लगी क्वाडो में लात मार दे, तो नहीं कोई आ रहा, कह रहा मेरे को उठे नहीं जा रहा, ऐसे बोल रहा। मतलब अब आप जिस तरीके से उनकी मौत हुई, क्या मानते हैं किसकी लापरवाही लापरवाही तो डॉक्टर की मान ली। जब ये मैं आ गई यहाँ से 8 बजे से पहले आ गई थी, 8-10 मिनट पहले, 8 बजने से हमने वो डॉक्टर कह लगा मुझे हाँक मारी के यहाँ सामने, कह लगा ताला लग रहा था, मैं भी नहीं जा पाई अंदर, कह लगे मगर उठ कर आ जाओ, कह ले मेरे को उठ नहीं जाता, फिर भी हिम्मत करके वहाँ सामने आया, कह रहे मुझे सांस नहीं आ रहा, मेरा दर्द उठ रहा, मैं कह लगी क्या करूँ, कह लगा वहाँ डॉक्टर है उसे बुला के चल जा। अगर हम उसे बुला के गए तो मैंने गेट पे ऐसे ही करा, उन्होंने धमका के मारा, यहाँ कैसे आ गई तू, यहाँ कैसे आ गई, मैं कह लगी आप डॉक्टर नहीं हो, एक बार तो कहते नहीं हम डॉक्टर नहीं है, वहाँ जाओ, फिर आके वो पैर फूरकाई, कह लगे मैं नहीं इलाज कर रहा, कोई और कर रहा है, उनका नाम है राजेंद्र है, कहना क्या है मेरे दिमाग से निकल गया। फिर मैं कह लगी इनका दर्द हो रहा, जैसा चेकअप के लिए जा रहा, तो इनके दर्द का कुछ इंतजाम तो करो, इंजेक्शन दो, कोई दवाई दो, कह लगी घबरा रहा, ठीक है घबरा रहा, ठीक है। क्या काम करते थे ये ड्राइवरी कर ले रहे थे। मौत कैसे हुई इनकी? दर्द ही कह रहे थे, कह रहे मुझे घबराहट हो रही, दर्द हो रही। फिर इन डॉक्टर ने सैंपल कब लिया था इनका? कल लिया होगा, सैंपल की भी हमें पता ही नहीं, बोल रहे सैंपल लिया, हमारे पास कोई प्रूफ ही नहीं, लिया कि नहीं लिया। अच्छा एडमिट कल किया था यहाँ पे? हाँ जी, एम्बुलेंस कल लेकर आ गई थी 10 बजे। तो इनकी मौत कैसे हुई? फिर मौत लापरवाही जब ये कह रहे मेरा दर्द हो रहा, फिर मैंने खुलवा लिया, मैं लेकर यहाँ बाहर लुटा दी, मैं पड़ी चप्पल भी यही वो बाहर ही। मैं कह लेगी डॉक्टर साहब इनका दर्द हो रहा, जल्दी से इंजेक्शन लगा दो, कुछ कर दो, इसके मास्क लगा दो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, पानी पिला दिया, पानी कह लगे पानी, मैंने पानी पिला दिया उन्हें, तो आगे इंजेक्शन आने लग रहे, इतने इंजेक्शन ला रही, मगर जल्दी से लगा दो, वो इंजेक्शन भी नहीं लगा पाई, वो नीचे गिर के और बस खत्म। तो बताओ ये लापरवाही डॉक्टरों की नहीं है क्या? पास गए थे, सीएमओ साहब ने क्या कहा? सीएमओ के पास तो ये गए थे, सीएमओ के पास। शामली के आइसोलेशन वार्ड में हमने जहाँ पे रेस्पिरेटरी वाले प्रॉब्लम वाले पेशेंट्स को रखा जाता है प्रिकॉशनरी तौर पर उनकी देखभाल करने में, वहाँ पे एक डेथ की सूचना प्राप्त हुई है। लगभग 32-33 साल की उम्र का व्यक्ति है जो कल एडमिट हुआ था और उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। उनका ट्रीटमेंट वहाँ करा जा रहा था और कोरोना सैंपल भी उनका लिया गया है जो अभी वेटिंग पे है, उसका रिजल्ट अभी नहीं आया है, तो उनकी हालत बिगड़ने से उनकी डेथ हो गई है। परिजनों का आरोप है डॉक्टरों ने लापरवाही की इस टाइप से। अभी तो कल रात में ही वो एडमिट हुए थे और जब उनकी कंडीशन डिटोरिएट हुई है तो उनको रेफरल करा जा रहा था हमारा जो आगे हायर फैसिलिटी है गंगा अमृत में, उसी ट्रैवल के दौरान उनकी डेथ हुई है। यदि ऐसी कोई चीज़ हुई है जिसमें देखभाल नहीं दी गई है तो उसकी जांच करके हम आपको रिपोर्ट दे देंगे, और अगर कुछ ऐसा लगता है कि लापरवाही हुई है तो जांच कर ली जाएगी और कार्रवाई की जाएगी। वैसे क्योंकि वो कल रात में एडमिट हुआ था और उसकी हालत ख़राब थी, तो जो बेसिक प्रोटोकॉल से जो तैयारी है वो सब डॉक्टर्स कर रहे हैं। कोरोना की रिपोर्ट कब तक आ जाएगी? कोरोना की रिपोर्ट उनकी पेंडिंग है, कल रात में ली गई है, उनको हाई प्रायोरिटी मार्क करके बता दिया गया है टेस्टिंग सेंटर पे, जल्द ही रिपोर्ट प्राप्त हो जाएगी। क्या बॉडी परिजन को दी गई है? बॉडी की अभी वेट करी जा रही है, जब तक रिपोर्ट क्लियर नहीं आ जाती है, तो जब अगर पॉजिटिव आता है तो उसके हिसाब से प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है, इस वजह से अभी थोड़ी वेट करी जा रही है। मृतक के साले अंकुर ने आरोप लगाया कि रविवार को कोरोना संक्रमित होने के शक में टैक्सी चालक को शामली सीएससी के क्वारंटाइन वार्ड में भर्ती किया गया था, लेकिन 24 घंटों से अधिक समय बीत जाने पर भी उसका कोरोना सैंपल नहीं लिया गया और न ही समुचित उपचार दिया गया, जिस कारण उसकी लापरवाही से मौत हो गई। मौत के बाद शव को कोरोना सैंपल लिया गया और अब 2 घंटे में रिपोर्ट आने की बात कह रहे हैं। यदि स्वास्थ्य विभाग मरीजों के प्रति जागरूक होता तो समय रहते सैंपल लेकर मरीज की जान बचाई जा सकती थी। कि मौत मेरे हिसाब से लापरवाही से ही करे इन्होंने, क्योंकि मैंने कल दोपहर में भी वीडियो कॉल करी, इनके पास ना पानी की सुविधा थी ना कोई थी। रात के 9 बजे ये पानी की बोतल लेके आया, रात के 9 बजे इनको ना खाना दिया गया ना कुछ दिया गया ना ट्रीटमेंट। आगे मैंने तो सीएमओ साहब से पूछा, मगर सर उनके साथ ऐसे ऐसे किया आपने, कह ले कि आइसोलेशन में ऐसे ही होता है, वार्ड में रखा जाता है, उनके पास परमिशन नहीं होती खाने पीने की, अंदर जाने की कोई भी नहीं होती, मतलब चाहे मर जाओ। इन्होंने बस एक और फिर ऊपर से ये बता रहे कि तुझे बोलने की तमीज़ नहीं है। बताओ बदतमीजी से क्या उनसे पेश करे उन्होंने, तो सीधी सी बात है सभी करे उन्होंने, सीधी सी बात अपना पीछे छुटवा लिया। अब आपकी क्या मांग है, आप क्या चाहते हैं? मेरी तो मांग ये है इनकी
जो कुछ भी है तो है, बॉडी है तो हैंड ओवर करे। अब ये कह रहे हैं कि कोरोना की टेस्ट, अब ये कह रहे हैं कि 2 घंटे में रिपोर्ट कराएंगे। जब ये कल से 8 थे तब इन सीरियस केस था तो कल से नहीं कर सके थे 2 घंटे वाली रिपोर्ट। ये कह रहे हैं कि अब 2 घंटे में इमीडिएटली हो जाएगी, तो कल से नहीं कर सके। जब ये सब पता था इतना सीरियस केस है तो कल से तो कर सके थे। नगर के मोहल्ला आरीपुरी में पुलिस प्रशासन द्वारा घोषित किए गए हॉटस्पॉट पर बैरिकेडिंग किए जाने को लेकर हिंदूवादी संगठन के पदाधिकारी द्वारा 4 घंटे तक हंगामा किया गया। हंगामे के चलते देर रात्रि तक भी बैरिकेडिंग का कार्य पूरा नहीं किया जा सका था। सोमवार को उप जिलाधिकारी वीसीयू सिटी ने हॉटस्पॉट का निरीक्षण कर बैरिकेडिंग को सही ठहराया है। वहीं उक्त संगठन के पदाधिकारी द्वारा हंगामा करते हुए पुलिसकर्मियों पर भी रिश्वतखोरी जैसे गंभीर आरोप लगाए और पुलिस को अपना कर्जदार भी बताया गया। नगर के मोहल्ला आरीपुरी में कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद जिला प्रशासन ने मोहल्ले को ही हॉटस्पॉट की श्रेणी में ले लिया है। नियम अनुसार हॉटस्पॉट मोहल्ले में मरीज के घर के आसपास की बैरिकेडिंग करते हुए सीलिंग कराई जाती है। आरीपुर में भी रविवार देर शाम पुलिस प्रशासन की टीम मोहल्ला आरीपुरी में बैरिकेडिंग करने के लिए पहुंची। शहर के विविंटर कॉलेज रोड की ओर से पुलिस प्रशासन ने बिना किसी विरोध के बैरिकेडिंग का कार्य किया, लेकिन जैसे ही पुलिस प्रशासन की टीम हॉटस्पॉट के दूसरे छोर पर बैरिकेडिंग करने पहुंची तो हिंदूवादी संगठन के पदाधिकारियों ने अपने परिजनों के साथ बैरिकेडिंग किए जाने का विरोध शुरू कर दिया। हिंदूवादी संगठन का पदाधिकारी अपने घर को छोड़कर बैरिकेडिंग कराने के लिए मौके पर मौजूद पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव बनाते हुए कई तरह के आरोप लगा रहा था, जबकि बैरिकेडिंग करने वाली टीम का कहना है कि एसडीएम शामली के दिशा निर्देश के चलते प्रशासन द्वारा चिन्हित किए गए स्थान पर ही बैरिकेडिंग की जा रही है। अपने को भी बैरिकेडिंग के दायरे में लाने पर हिंदूवादी संगठन के पदाधिकारी ने पुलिसकर्मियों को रिश्वतखोर व अपना कर्जदार बताते हुए खरी खोटी सुनाते हुए दबाव में लेने का प्रयास किया, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों से वार्तालाप के बाद किसी भी प्रकार के दबाव को न मानते हुए चिन्हित स्थान पर ही बैरिकेडिंग की गई। रविवार देर शाम शुरू हुई केवल 3 स्थानों पर की जाने वाली बैरिकेडिंग आधी रात तक जाकर पूरी हो सकी। सोमवार को डीएम व एसपी के निर्देश पर एसडीएम संदीप कुमार, सीओ सिटी जितेंद्र कुमार आरीपुरी स्थित हॉटस्पॉट क्षेत्र के स्थान पर पहुंचे और बैरिकेडिंग किए गए स्थानों का निरीक्षण करते हुए नागरिकों से समस्याओं की भी जानकारी ली और बताया कि किसी को भी प्रशासनिक कार्य में बाधा डालने की इजाजत नहीं है। सबसे पहले सुरक्षित होना है और आरीपुरी हॉटस्पॉट में मानक के अनुरूप ही बैरिकेडिंग कराई गई है। विरोध किया जाना उचित नहीं है। आप लोगों अगर हट भी जाओ, नमक खा के नमक हराम नहीं करी आप लोगों ने, पुलिस ने सबने नमक हलाल नहीं करी, सबने ना खाया भैया, सबने ना खाया, किसी ने कोई रहा भी नहीं होगा बजाज के उसमें बात करें। आप लोगों अगर हट भी जाओ, नमक खा के नमक हराम नहीं करी आप लोगों ने, पुलिस ने सबने नमक हलाल नहीं करी, सबने ना खाया भैया, सबने ना खाया, किसी ने कोई रहा भी नहीं होगा बजाज के उसमें बात करें। आप लोगों अगर हट भी जाओ, नमक खा के नमक हराम नहीं करी आप लोगों ने, पुलिस ने सबने नमक हलाल नहीं करी, सबने ना खाया भैया, सबने ना खाया, किसी ने कोई रहा भी नहीं होगा बजाज के उसमें बात करें। जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने 69,000 शिक्षक भर्ती एवं पशुपालन विभाग में हुए घोटाले की जांच उच्च न्यायालय में वर्तमान न्यायाधीश द्वारा कराए जाने की मांग को लेकर प्रदेश के राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी शामली को सौंपा है। सोमवार को जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने प्रदेश के राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी जसजीत कौर को सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में लगातार घोटालों की खबरें आ रही हैं। युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी के बावजूद शिक्षक भर्ती के 69,000 पद घोटाले की भेंट चढ़ गए। यूपी में भाजपा सरकार की नाक के नीचे कई सारी भर्तियां अटकी हुई हैं। लाखों युवा परीक्षाओं की तैयारी कर परीक्षाएं देते हैं और नौकरी लगने का इंतजार करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में शिक्षकों की भर्ती और पशुपालन विभाग में व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है। भ्रष्टाचार में कई सारे भाजपा नेताओं के नाम भी सामने आ रहे हैं। मंत्रियों के प्रतिनिधियों के नाम घोटाले उजागर हुए, जिसमें भाजपा सरकार बड़े नेताओं और अधिकारियों को बचा रही है, जिस कारण यूपी में तमाम भर्तियों को सरकार ने अटका कर रखा है। उन्होंने कहा कि घोटाले में लिप्त विभाग के मंत्रियों को तत्काल बर्खास्त किया जाए, घोटाले में लिप्त विभाग के मंत्रियों के प्रतिनिधियों की तत्काल गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए, पूरे प्रकरण की जांच उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश से कराई जाए और जनता के सामने सच लाया जाए। शिक्षक भर्ती घोटाले में न सिर्फ बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, बल्कि चयन प्रक्रिया में भी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफी की गई है।
रालोद छात्र सभा के पदाधिकारियों ने प्रदेश के राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन एसडीएम सदर को सौंपा, जिसमें उन्होंने किसानों की विभिन्न समस्याओं का समाधान कराए जाने की मांग की है। सोमवार को रालोद छात्र सभा के पदाधिकारियों ने शामली कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदेश के राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन एसडीएम सदर संदीप कुमार को सौंपा, जिसमें उन्होंने गन्ने का भुगतान ब्याज सहित कराने, किसानों के कर्ज माफ करने, केसीसी की लिमिट दोगुनी करने और उस पर ब्याज 1% लेने की मांग की। उन्होंने बिजली के बिल माफ करने, लॉकडाउन के दौरान हर तरीके से रिकवरी पर रोक लगाने, सरकार किसानों को दी जाने वाली सम्मान राशि 6,000 से बढ़ाकर 30,000 रुपए करने की मांग की। उन्होंने ओलावृष्टि में फसलों को नुकसान की भरपाई करने, प्रवासी मजदूरों, ऑटो चालकों, रिक्शा चालकों, रेडी चालकों, ठेला लगाने वाले छोटे दुकानदार को हर माह नगद रूप में 10,000 रुपए की सहायता राशि देने और उनकी वजह से प्राइवेट डॉक्टरों के नर्सिंग होम को भी सभी बीमारियों के इलाज करने की परमिशन देने की मांग की। प्रवासी मजदूरों को रोजगार की व्यवस्था कराए जाने, कोरोना की वजह से नवजात बच्चों के टीकाकरण का कार्यक्रम जारी करने, गेहूं की खरीद का अभी तक किसानों को भुगतान नहीं हुआ, जिसका भुगतान कराए जाने की मांग की गई। लॉकडाउन के दौरान सरकार स्कूलों के 3 महीने की फीस वे स्वयं गहन करते हुए माफ करे, इसका भार अभिभावकों पर न डाला जाए और आम की फसल सरकार खुद खरीदे। माध्यमिक वित्तविहीन शिक्षक महासभा के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर वित्तविहीन शिक्षकों को कोरोना महामारी आपदा राहत पैकेज दिए जाने की मांग की है। सोमवार को माध्यमिक वित्तविहीन शिक्षक महासभा के पदाधिकारियों ने जसजीत कौर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि माध्यमिक वित्तविहीन शिक्षक महासभा के आह्वान पर वित्तविहीन शिक्षकों को कोरोना आपदा राहत पैकेज व अन्य समस्याओं के निवारण के लिए मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन आगामी 29 जून को दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वित्तविहीन शिक्षकों के सम्मुख इतनी भीषण समस्या इससे पहले कभी नहीं आई। संगठन के पदाधिकारी एवं शिक्षक सामाजिक दूरी का पालन करते हुए शिक्षकों की समस्याओं को लेकर ज्ञापन देंगे। उन्होंने जिलाधिकारी से शिक्षकों की समस्याओं को समझते हुए समाधान कराए जाने की मांग की है। और इन्हीं खबरों के साथ समाचार बुलेटिन यही समाप्त है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।